Second year. Now we are going to see the next topics of electrochemistry. Electrochemistry में हम लोगों ने पिछले टर्न्स पे काफ़ी टॉपिक्स देखे थे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं, गैल्वेनिक सेल के बारे में देखा था. आज हम लोग आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे. जैसे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए अगर हम लोग फिर से गैल्वेनिक सेल के बारे में सोचें तो आप याद करिए कि हम लोगों ने डेनियल सेल का एग्जाम्पल पढ़ा था और डेनियल सेल में हम लोगों ने जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सॉल्यूशन में डिप किया था और कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सॉल्यूशन में डिप किया था. इस टाइप से वो सेल बनी थी हमारी. तो जब ये वाली जो सेल बनी थी तो ओवरऑल जो रिएक्शन हो रही थी वो क्या हो रही थी कि ये जो जिंक था वो एनोड का काम कर रहा था और एनोड का काम, और यहाँ पे जो कॉपर था वो किसका काम कर रहा था, कैथोड का काम कर रहा था. तो जो रिएक्शन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था एनोड पे, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन जिंक गेन्स, यहाँ पे कौन सा साइन आ जा रहा था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ डिपॉजिट हो रहे थे आयन वहाँ, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जा रहा था और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो नीचे चले जा रहे थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जा रहा था. ये हम लोग देख चुके हैं. तो यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि इफ़ एनी इलेक्ट्रोड इज़ डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन्स, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कोई मेटल है, हमने उसको उसी के सोल्यूशन में डाला तो या तो ये नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा या ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा. तो चार्ज गेन करने के बाद उसके और उस सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा. इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको क्लियर ना हो तो आप समझ सकते हैं चार्ज डिफरेंस डेवलप हो जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब चार्ज में जो डिफरेंस आएगा. तो हम लोग जनरलाइज्ड वे में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ से लिखें व्हेन एनी मेटल, है ना, आप उसको किसी भी कंसेप्ट में देख लो, चाहे इस मेटल की बात कर लो चाहे उस मेटल की बात कर लो. व्हेन एनी मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन्स. ऑलराइट, ठीक है ना. जिंक है तो वो जिंक आयन के सोल्यूशन में है, कॉपर है तो वो कॉपर आयन के सोल्यूशन में है. तो दिस इज रिटन सोल्यूशन ऑफ. ऑलराइट, व्हेन एनी मेटल इज डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन्स इट गेन्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज with respect to solution. ठीक है ना. हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव है, दूसरे केस में सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में वो पॉजिटिव है. तो इट गेन्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन. एज अ रिजल्ट a potential difference is developed. A potential difference is developed between metal and solution. This potential difference is called electrode potential. दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि कोई मेटल रॉड को उसके सोल्यूशन में डिप कर देते हैं तो हम लोग को रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं गैल्वेनिक सेल वाले टॉपिक में. ना याद हो तो आप वाला वीडियो दोबारा देख सकते हैं. तो या तो इस पर पॉजिटिव आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है. चार्ज आने के बाद मेटल और सोल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आप समझ सकते हैं, चार्ज डिफरेंस जो सेटअप हुआ उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक, अब हम अगर आगे की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. इस डेफिनेशन को मैं रफ कर रही हूँ, इस फिगर को भी अब मैं रफ कर दे रही हूँ यहाँ पर. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स. It is of
टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? नंबर 1 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड नंबर 2 रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे कि गैल्वेनिक सेल में, डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड जो था वो क्या दिखा रहा था? जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन दिखा रहा था। Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही रिएक्शन तो हो रही थी जिसमें जिंक आयन सोल्यूशन में आ रहे थे और इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिटेड थे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, तो इस समय जो जिंक रॉड थी जब वो सॉल्यूशन में डिप हो रही थी, तो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो और ये क्या बन जा रहा था? एनोड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज डेवलप्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कॉपर की साइड में अगर आप ध्यान दें तो कॉपर की साइड में कौन सी रिएक्शन हो रही थी? कॉपर आयन थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर नॉर्मल कॉपर बन जा रहे थे, वो वाली रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा था, तो वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसको बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, तो हम लोग एक एक करके अगर इसको डिफाइन करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसमें हम लोग लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज डेवलप्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना, which is developed by the reaction of oxidation या by the oxidation reaction. This electrode potential is called electrode potential. इसमें जैसे हमारा जिंक हो जाएगा और हम बोल सकते हैं कि electrode acts as an anode. In this case, electrode acts as an एनोड। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं वही वाला कि Zn गिव्स Zn आयन और इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है हमारी, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली द सेकेंड इज रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग? द electrode potential developed by the reduction reaction of सिंपल रिडक्शन रिएक्शन। हम लोगों ने एक ही रिएक्शन, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक तरफ रिडक्शन हो रहा था, जो पढ़ा उसी के टर्म में समझेंगे। तो जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था वहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जहाँ रिडक्शन, तो बाय द रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इसमें क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज अ कैथोड। यहाँ पे हम लोग कौन सा एग्जाम्पल दे सकते हैं? कॉपर आयन थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर पे डिपॉजिट हो जा रहे थे, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। तो ये कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ 2 टाइप, आप समझ गए होंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप्स का हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसके टाइप्स की बात हुई। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि अगर हम लोग, मैं इसको रफ कर रही हूँ, अब अगर हमारे पास कोई सेल है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास कोई कंप्लीट सेल है, गैल्वेनिक सेल है, मैंने आपसे कहा कि आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही टॉपिक चल रहा है हमारा, आपसे मैंने कहा कि जाओ किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाप के आओ। एक सेल बना लेते हैं, चलिए सपोज डेनियल सेल ही बना लें अगर हम लोग।
इस टाइप से, ठीक है, आप बना लीजिएगा अपना प्रॉपर वे में। इस टाइप से लगा हुआ है। मैंने आपसे कहा कि जाओ कॉपर इलेक्ट्रोड ले लो, मान लो यहाँ कॉपर है और यहाँ पर जिंक है, मान लिया डेनियल सेल की ही बात करें अगर हम लोग, मैं आपको कोई भी नाम बोलूँ, मैं कहूँ कि जाओ जिंक इलेक्ट्रोड ले लो, गो एंड मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। हम लोग इस समय जो बात कर रहे हैं उस टॉपिक को हम लोग कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वी कैन से दिस इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, कैसे मेजर करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? तो अगर आप समझना चाहें, आपको मैंने कोई मेटल दिया, मैंने कहा लो ये लो जिंक मेटल, एंड गो एंड मेजर इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जरा जाके इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करिए। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई हम लोग जा रहे हैं तो हमको एक तरफ तो जिंक, हम लोग कैसे नापते हैं इलेक्ट्रोड, वोल्ट मीटर से हम लोग को पूरा सर्किट कंप्लीट करना पड़ता है। तो उस सर्किट में तो 2 इलेक्ट्रोड होंगे तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो अगर मैंने आपसे सिर्फ एक मेटल का नाम लिया जिंक मेटल, तो आप एक तरफ जिंक लगाएंगे तो आपको दूसरी तरफ भी एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा, करंट फ्लो होगी तभी तो वैल्यू आएगी। तो आप क्या बोलेंगे कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वन मेटल, ये कैसे पॉसिबल है? हम लोग तो जो नापेंगे वो दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, इट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 मेटल्स, वो दोनों के बीच की वैल्यू होगी। देन हाउ दिस इज़ पॉसिबल टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और हम लोग इस समय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो नापना आसान होता है, सर्किट कंप्लीट कर दीजिए जिसको बोला गया, लेकिन दूसरा भी लगा हुआ है तो वो दोनों के बीच की वैल्यू दिखाएगा। अगर हम लोग सिंगल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आप सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर इसकी बात कर लें, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो सोचिए आप क्या करेंगे। अगर आप एक तरफ तो जिंक लगा लें और दूसरी तरफ कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लगा लें जिसका पोटेंशियल 0 हो, जिसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। अब अगर आप उस इलेक्ट्रोड को जिसका आपको दिया गया है रख दें तो जो वैल्यू आएगी दोनों के बीच की आएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी वो जिंक की और 0 0 की, तो यानी ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी वो जिंक की ही तो आ जाएगी ना। तो हाउ वी कैन मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? वी कैन मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय कंप्लीटिंग अ सर्किट। हमको सर्किट बनाना पड़ेगा, उसमें वोल्ट मीटर में जो वैल्यू आएगी वही होगी, लेकिन वो वैल्यू जो होती है वो तो दोनों के बीच की होती है, दूसरा मेटल भी लगा होगा। लेकिन अगर हमको एक की नापनी है तो हम दूसरा एक कोई ऐसा इलेक्ट्रोड ले लें, अगर उसकी वैल्यू 0 हो तो हमारा काम कितना ईजी हो जाएगा, हमको जो वैल्यू आएगी दोनों के बीच की आएगी, तो वो वैल्यू जो होगी इनकी और 0 के बीच की, यानी वो वैल्यू जो होगी वो एक्चुअल में जिसकी हमको निकालनी है उसकी वैल्यू होगी। आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। तो दूसरा इलेक्ट्रोड हम कौन सा ले लें जिसका पोटेंशियल क्या हो, 0। ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, रिफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड रिफरेंस इलेक्ट्रोड। तो द इलेक्ट्रोड whose potential is 0 volt, 0 is called reference इलेक्ट्रोड। उसको क्या बोला जाता है, रिफरेंस इलेक्ट्रोड। और जनरली हम लोग कौन सा रिफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज अ रिफरेंस इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसकी वैल्यू H2 है। आप इसका ऑक्सीडेशन दिखाएं चाहे रिडक्शन दिखाएं, जैसे H2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन है। ध्यान से देखिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम इसका रिडक्शन दिखाना चाहें तो 2H+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बन गया। दोनों ही केसेस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो भी 0.0 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल वो भी 0.0 वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस है। ऑलराइट, तो स्टैंडर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग कौन सा ले सकते हैं, दूसरा ऐसा हम पोटेंशियल ऐसा इलेक्ट्रोड ले लें जिसका पोटेंशियल 0 हो। ऐसा कौन सा होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग एक आइडियल तरीके से, आइडियल सेल में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0।
बात हम लोग बार बार कह रहे हैं स्टैंडर्ड, एक वर्ड बोल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड क्या होता है? हाँ, इसको मैं रफ कर देती हूँ। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज़ मेजर्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप लोग समझते होंगे 25 डिग्री सेल्सियस और अपना 1 एटमॉस्फियर है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि अगर इसमें हम लोग यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, द पोटेंशियल मेजर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस है ना, एंड द सोल्यूशन ऑफ इट्स, जो कंसंट्रेशन है वो यूनिट हो, यूनिट मोलैरिटी हो एट 25 डिग्री सेल्सियस इन द 1 मोलर कंसंट्रेशन सोल्यूशन। हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 25 डिग्री। प्रेशर हमारा एक ही रहता है, 1 एटमॉस्फियर, वो चेंज नहीं होता, क्योंकि हम लोग अपनी लैब में जब टेस्ट करते हैं तो प्रेशर थोड़ी ना हम लोग चेंज कर देते हैं, प्रेशर तो वही रहता है। तो हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और कंसंट्रेशन अगर हम यूनिट ले लें 1 ले लें, 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लें। इस समय द पोटेंशियल मेजर्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस इन द 1 मोलर कंसंट्रेशन सोल्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है? जो स्टैंडर्ड कंडीशन में नापा जाता है। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन होता है? वो आप समझ गए, ठीक है। अब क्या होता है, आपको एक चीज़ और बताएं कि अगर हम लोगों को किसी भी सेल का, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप समझ गए होंगे, मैं इसको रफ कर देती हूँ। किसी भी सेल में, नॉर्मल सेल में कोई सेल है, अगर हमारी जिंक है, कॉपर है, हमसे कहा जाए टोटल सेल का पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल ऑफ सेल, सुनिएगा ध्यान से, पोटेंशियल ऑफ सेल ये कैसे निकालें, है ना। सेल पोटेंशियल, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का। तो और स्टैंडर्ड कंडीशन ही लेनी है, तो हम ई नॉट लगा दें। ई नॉट सेल, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है। पूरे सेल की, पूरा ओवरऑल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करेगा? ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ऑलराइट, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका पोटेंशियल, तो यहाँ लिख सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका वैल्यू नाप ली, दूसरी जगह रिडक्शन हो रहा है तो उसकी वैल्यू नाप ली, दोनों को ऐड कर दिया, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा टोटल ऑल सेल का पोटेंशियल निकल आया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम्स, न्यूमेरिकल्स आर आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब हमें एक का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, हमने वो रख दिया, और जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखना है, जिस पे रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल रखना है। हम ये नहीं कर सकते कि जिस पे रिडक्शन हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रख दें। तो दिस इज़ अ फॉर्मूला। अब एक चीज़ और बताएंगे आपको, बहुत ज़रूरी चीज़, कि जैसे मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रही हूँ, ई नॉट ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू माइनस ई नॉट रिडक्शन। ये जो मैंने लिखा आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बता देते हैं कि अगर हमको किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है ना, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, ये आप समझ गए होंगे। मैं ये नीचे वाले टर्म ज़रा रफ कर रही हूँ, कर दूँ रफ, या नहीं तो मैं नीचे लिख देती हूँ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखिएगा ध्यान से, ऑफ एनी मेटल, आगे स्टैंडर्ड वर्ड आप लगा दो,
standard oxidation potential of any metal equals to minus standard reduction potential of same metal। कहने का मतलब अगर हमें कोई न्यूमेरिकल दिया है उसमें जिंक का ये डेनियल सेल लगा हुआ है, हमको पता है जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर पे रिडक्शन हो रहा है, हमको जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और हमसे कह रहा है टोटल सेल पोटेंशियल बताइए, तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड कर देंगे। बट समटाइम्स in the case of zinc it is given reduction potential of zinc is इतना and reduction potential of copper is इतना, दोनों का reduction potential दिया हो तो हमें क्या करना है, जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बदलना है ऑक्सीडेशन में। तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है फॉर एग्जांपल, अब तो मुझे रफ करना पड़ेगा ऊपर वाले को, यहाँ पे कहाँ पे रफ करूँ, इसको रफ कर देती हूँ। सपोज लेट आपसे कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, आपको जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है इक्वल्स टू x वोल्ट, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर x वोल्ट, और कॉपर का भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इक्वल्स टू y वोल्ट, और हमसे टोटल ऑल E नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड की बात हो रही है, आपको स्टैंडर्ड ही दिया जाएगा हमेशा, E नॉट सेल पूछा हुआ है। तो फॉर्मूला देख लीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों रिडक्शन को ऐड नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। तो जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उस पे हमको रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इक्वल्स टू माइनस एक्स वोल्ट। हमें दिया था रिडक्शन, हमने चेंज कर लिया ऑक्सीडेशन में, तो वैल्यू वही, साइन पलट जाएगा। ऐसे ही अगर हमको ऑक्सीडेशन दिया है, हमको रिडक्शन में चेंज करना है, तो भी साइन, वैल्यू वही रहती है, साइन। अब ये क्या बन गया, हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन गया, और हमें कॉपर का रिडक्शन दिया है। अब हम लोग फॉर्मूला लगा दें, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, और ई नॉट ऑक्सीडेशन यानी माइनस एक्स प्लस ई नॉट रिडक्शन यानी वाई, यानी यही हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग माइनस कर देंगे, जो वैल्यू होगी माइनस करके वैल्यू निकालेंगे। आंसर आपको बता दूं पॉजिटिव आना चाहिए, आंसर हमेशा पॉजिटिव, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। आंसर नेगेटिव आ जाता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है, वो सेल एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। हाँ, तो ये आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इस पे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि ई नॉट को कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का अगर सही सही वैल्यू दी हुई है तब तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर हमको दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया जाता है। तो जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है हमको उसमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, वैल्यू वही, साइन हम पलट देंगे, तो रिडक्शन वाला किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन में। ऐसे ही ऑक्सीडेशन वाला भी रिडक्शन में चेंज किया जा सकता है, वैल्यू सेम, साइन पलट देंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा टॉपिक हुआ कि हम लोग किस तरीके से इसको मेजर करते हैं। उसके बाद ज़रा आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि हम लोग एक इलेक्ट्रोड को, सिंगल इलेक्ट्रोड को मेजर करके हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं और सिंगल इलेक्ट्रोड मेजर कर सकते हैं। तो उसी को मेजर करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दी गई थी, उस सीरीज़ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे अब हमने आपको अगर कॉपर दिया कि केवल कॉपर का इलेक्ट्रोड नापो, तो अब आप नाप सकते हैं ना दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगाकर।
कॉपर का नाप सकते हैं, जिंक का नाप सकते हैं, जिसका हम चाहें उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकेले का मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो साइंटिस्ट लोगों ने यही किया, उन लोगों ने एक एक करके सभी मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला। मेरी बात समझ रहे हैं? साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, हर एक मेटल को यूज़ किया, मेटल, नॉन मेटल, जिसका भी इलेक्ट्रोड बन सकता था, बहुत सारे इलेक्ट्रोड लगाए, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगाया, तो सबका अपना अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला और उसको एक सीक्वेंस में एडजस्ट कर दिया। उस सीक्वेंस को उन्होंने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीक्वेंस को उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या चीज़ होती है, देखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन all the metals are arranged in order of increasing or decreasing electrode potential, ठीक है, that series is called electrochemical series। मैं यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिखूँ अगर, the series in which electrodes are arranged in order of increasing or decreasing standard oxidation or reduction potential is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करें, सभी मेटल्स को उनके स्टैंडर्ड स्टेज में हमें मेजर करना है। सभी मेटल को हमने एक एक करके लिया और हमने हाइड्रोजन ले लिया एक एक करके। हम अगर सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लें या सबका रिडक्शन, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, ये नहीं करना है, या तो सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या सबका रिडक्शन पोटेंशियल, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लें, तो जो सीरीज़ बनती है उस सीरीज़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो जनरली हम लोग जो सीरीज़ पढ़ते हैं उसमें रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है उसमें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दी गई है वो मैं आपके सामने लिखने जा रही हूँ, ज़रा देखिएगा, इसको रफ कर रही हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इसमें जैसे सबने नापा तो एक हिसाब से देखिए जो अवेलेबल रहती है आपको बता रही हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग डाल दें, एलिमेंट का मतलब वही इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे नापेंगे ई नॉट रिडक्शन, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। ई नॉट रिडक्शन यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नाम होगा, सबसे पहला जैसे लिथियम, फिर पोटेशियम के बाद कैल्शियम। हम एक एक की वैल्यू अगर लिखते चलें तो लिथियम की वैल्यू होती है -3.05। पोटेशियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले आप देख लीजिएगा फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। पोटेशियम की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इससे कम, -2.90। ऐसे ही कैल्शियम की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी और कम, -2.87। इसी तरीके से हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम की वैल्यू हमारी हो जाएगी -2.71। मैग्नीशियम की वैल्यू हमारी हो जाएगी आपकी -2.37। मैग्नीशियम के बाद हमारा आ जाएगा एल्यूमिनियम, जिंक। एल्यूमिनियम की वैल्यू हमारी होगी -1.66, ये सब वोल्ट में चल रहा है हमारा। जिंक की वैल्यू हमारी हो जाएगी -0.76, और जिंक के बाद आ जाएगा हमारा क्रोमियम, आयरन, कैडमियम। क्रोमियम, आयरन, कैडमियम। क्रोमियम की जो वैल्यू होगी वो होगी -0.74। आयरन की जो होगी वो हो जाएगी हमारी -0.44। कैडमियम की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी -0.40। कैडमियम के बाद हो जाएगा निकेल, टिन। निकेल के बाद आपको
दिख रहा हो अगर, निकल के बाद आपका हो जाएगा, हाँ निकल 10, निकल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी -0.25 -0.25, और टिन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -0.14। उसके बाद आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.00 वोल्ट, हाइड्रोजन मिड में रहता है, इसकी वैल्यू 0.00 हो जाएगी। हाइड्रोजन के बाद देखिएगा कॉपर आएगा, कॉपर की जो वैल्यू होगी, कॉपर में अब प्लस में हो जाएगी उसकी वैल्यू, ये हो जाएगी +0.34, पॉजिटिव वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। कॉपर के बाद फिर ऐसे ही आयोडीन आएगा, और आयोडीन की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाएगी, +0.54, +0.54। उसके बाद मैं ऊपर रफ करके ऊपर लिख देती हूँ दोबारा से। आयोडीन के बाद आएगा सिल्वर, थोड़ा सा ऊपर मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर का आप नोट कर चुके होंगे। आयोडीन के बाद जो बारी आएगी वो आएगी सिल्वर की। सिल्वर का होता है हमारे, हम लोग यहाँ पर सिल्वर लिख लें, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.80 वोल्ट, वोल्ट है यहाँ पे आपको बता दिया है पहले ही, ठीक है। सिल्वर के बाद आ जाएगा मरकरी, और मरकरी की वैल्यू फिर थोड़ी सी, ये प्लस में है सारा, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 1.08, और मरकरी के बाद हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.0। ये जो मरकरी की जो है ये आपकी 0.88 होगी, थोड़ा सा बढ़ेगी उससे, और वो वाली वैल्यू जो मरकरी में थी ये ब्रोमीन की एक्चुअल वैल्यू होगी 1.08, ये पॉइंट लगा है। और ब्रोमीन के बाद आएगा क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद आएगा फ्लोरीन। क्लोरीन की जो वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी +1.36, और लास्ट में हमारा आ जाएगा फ्लोरीन। और गोल्ड भी रहता है यहीं पे आसपास, तो हम लोग पहले गोल्ड भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। यहाँ पर हम गोल्ड को पहले नंबरिंग कर दें, गोल्ड की होती है +1.50, और फिर लास्ट में हमारा फ्लोरीन आ जाएगा, और फ्लोरीन की वैल्यू हो जाएगी +2.87। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ विच वी हैव रिटन। हम लोगों ने जो अभी अभी सीरीज़ लिखी है वो कौन सी है, हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आपने वो पूरी सीरीज़ अपनी कॉपी में लिख ली है, लिख लीजिएगा इसको। उसके बाद सुनिएगा मेरी बात, हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो हम लोगों ने लिखी है उसमें ऊपर क्या है, मेटल्स, और मेटल में जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस है। इसका मतलब क्या है कि वो माइनस है, यानी एक्चुअल में ये तो हमने बदला है। पॉजिटिव कब रहेगा, जब वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहा होता, तो वो वैल्यू अगर हम E0 ऑक्सीडेशन लेते तो वैल्यू पॉजिटिव होती, यानी मेटल्स एक्चुअल में क्या दिखा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। हम लोगों को पता भी है सोडियम है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, सोडियम आयन में, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके। तो जनरली मेटल्स शो ऑक्सीडेशन, हम लोग पहले से जानते हैं। और यहाँ पे भी ये बात प्रूफ हो रही है कि स्टार्टिंग में जो मेटल्स थे सबकी वैल्यू माइनस में है, मतलब एक्चुअल में इनकी वैल्यू प्लस रही होगी, हमने इनको बदला है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दिखाने के लिए, रिडक्शन में, रिडक्शन की वैल्यू हम लोग यहाँ स्टेबल में दिखा रहे हैं, तो हमने वैल्यू पलट ली। तो एक्चुअल में ये क्या दिखा रहे थे, ऑक्सीडेशन, यानी ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये ऊपर वाले क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स, और नीचे वाले जिनकी वैल्यू प्लस है ये वाकई में वहाँ रिडक्शन दिखा रहे हैं, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो ऊपर वाले क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। और हमने देखा कि सबसे पहला जो हमारा लिथियम था उसमें जो वैल्यू थी वो बहुत बड़ी थी, लिथियम की जो वैल्यू थी वो माइनस में थी, आप देख लीजिएगा, और वैल्यू बड़ी थी। फिर हम जैसे जैसे नीचे आते, लिथियम के बाद हम लोगों ने बात की पोटेशियम, फिर बात की कैल्शियम, वैल्यू माइनस में ही छोटी होती चली गई, छोटी होती चली गई। जितनी ज़्यादा वैल्यू थी मतलब वो उतना ही तेज़ी से ऑक्सीडेशन दिखा रहा था, मतलब वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इनकी जो एक्टिविटी है वो ऊपर बहुत, नीचे वैल्यू कम हो रही है, मतलब ये प्रोसेस वो धीरे से दिखा रहे हैं, ऑक्सीडेशन धीमे दिखा रहे हैं, यानी उनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर नीचे जाने पे कम हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेटल की रिएक्टिविटी नीचे जाने पे डिक्रीज़ हो रही है। उनकी रिएक्टिविटी कैसे नापी जाती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना
तेज़ वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाते हैं उतने ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होते हैं। जितना तेज़ करेंगे उतनी ही बड़ी वैल्यू आएगी। तो बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर थी, सबसे तेज़ी से वो लूज़ कर रहा था, वो बहुत रिएक्टिव था। नीचे जाने पे वैल्यू कम होने लगी, यानी रिएक्टिविटी कम होने लगी। मेटल की रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए। और नॉन मेटल की कैसे देखते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। तो नॉन मेटल में नीचे आप देखिए ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन में सबसे पहले आपने देखा जो हमारा नॉन मेटल था उसकी पॉजिटिव में छोटी वैल्यू थी, पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रही हूँ। फिर पॉजिटिव में थोड़ी और बड़ी हुई, फिर पॉजिटिव में और नीचे जाने पे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है। यानी पॉजिटिव मतलब वाकई में वो रिडक्शन दिखा रहे हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, यानी उनकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है। ये वैल्यू बढ़ने का मतलब वो जो गेनिंग दिखा रहे हैं बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। तो मेटल की रिएक्टिविटी नीचे जाने पे कम हो रही है और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी नीचे जाने पे बढ़ रही है, क्योंकि दोनों को देखने का क्राइटेरिया अलग अलग है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, द रिएक्टिविटी ऑफ metals decreases from top to bottom in this series, जो हम लोगों ने लिखी है in this series। ये हम लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, क्लियरली मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा क्यों है। उनकी रिएक्टिविटी देखने का क्राइटेरिया अलग है। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस सीरीज, जो हम लोगों ने लिखी है उस सीरीज में। सिमिलरली द reactivity of non-metals increases from, अब increases क्या लिखेंगे? increases वही चीज़, from top to bottom, नीचे जाने पर उनकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है, from top to बॉटम। अब टॉप से तो शुरू नहीं हुए, नॉन मेटल तो नीचे से शुरू हुए, तो हम लोग लिख सकते हैं ऑन गोइंग डाउनवर्ड इन द सीरीज। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन इन द सीरीज। तो इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा टॉप पे है, जो जितना ऊपर है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके पीछे आप क्या रीज़न है ये मैंने बता दिया। लिथियम इज़ हाईली रिएक्टिव, लिथियम के बाद पोटेशियम, देन आपके जो जो एलिमेंट आपके आ गए उसी सीक्वेंस में। तो अगर हमसे, तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में एक पॉइंट और आपको बताएंगे। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन इन द सीरीज, दीज आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि मेटल्स हैं सारे के सारे, देन हाइड्रोजन। एंड द एलिमेंट्स बिलो द हाइड्रोजन, दीज आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये भी हम लोग ज़रा यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे। द मेटल्स प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन आर more reactive than hydrogen, वो ज़्यादा, उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। thus they can replace hydrogen, they can replace hydrogen from its solution। अभी इसका एक एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो द मेटल्स प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड द मेटल्स प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन्स, द मेटल्स प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हम लोग मेटल्स की बात कर रहे हैं इस समय पर, हाइड्रोजन, एंड दे कैन नॉट रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, दस दे कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसके बारे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा आता है। एक एग्जांपल देके बताते हैं आप लोगों को। इसमें जैसे सपोज़ हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2,
और वन मोर रिएक्शन इज रिटन, कॉपर प्लस H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस H2। हमसे पूछा गया विच रिएक्शन इज पॉसिबल, आर द बोथ रिएक्शंस पॉसिबल। तो हम लोग तुरंत क्या बोलेंगे कि जिंक इज प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन, वी कैन सी इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो अभी अभी बोर्ड पे लिखी थी, जिंक इज प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन, देयरफॉर इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो जिंक कैन रिप्लेस हाइड्रोजन from H2SO4. So this reaction is possible. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, but copper is placed below the hydrogen, therefore it is less reactive than hydrogen. It cannot replace hydrogen from copper sulfate. ये रिएक्शन होती है लेकिन प्रोडक्ट ये नहीं बनता है, प्रोडक्ट दूसरा बनता है, यहाँ पर H2O और SO2 बनता है। तो दिस रिएक्शन, ये जो प्रोडक्ट लिखे हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि कॉपर उससे कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, वो H2SO4 में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। So these are the characteristics of electrochemical series. Now this is sufficient for today's class. इसके आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. This is sufficient. If there is any confusion, आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करिए so that I can ready another video for you all. आपके लिए दूसरा वीडियो बना सकें जिसमें आपके प्रॉब्लम्स क्लियर कर सकें. Okay.